हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लुसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। अभी आप पढ़ रहे हो चैप्टर 8 जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। इसमें लास्ट पार्ट है पार्ट 5। इसके बाद हम पोस्ट मौर्यन एज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो आप पढ़ने वाले हो ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। अशोक ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्थर, इससे बड़े बड़े, ये तो हाफ रॉक कट एडिक्ट है, इससे बड़े बड़े पत्थर उठाए और एक जगह से दूसरी जगह पे ले गया। उसके बाद वहां पे इंस्क्रिप्शन लिखवा दिए। ये लिखवा दिया कि प्रियदर्शी ये चाहते हैं, देवम प्रेयसी ये चाहते हैं, अशोक ये चाहते हैं, ऐसी चीजें वहां पे उसने लिखवा दिया। उसके बाद 14 रॉक एडिक्ट्स को कहां पे ले गया? वो 10 प्लेसेस पे ले गया। वो अलग अलग 10 जगह का नाम किया, जैसे कलसी है, गिरनार है, सोपारा है, मानसेरा है, शाहबाजगढ़ी है। तो ये 10 जगह कौन कौन से थे उसके नाम आपको याद रखने होंगे। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट्स, जो उसके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बाद दो छोटे छोटे अभिलेख मिलेंगे आपको, उसके बारे में देखना है। फिर अशोक ने अपना खुद का नाम भी लिखवाया था, जैसे कि ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा कि इसने लिखवा दिया है कि देवम प्रेयसी ये चाहते हैं, प्रियदर्शी ये चाहते हैं। लेकिन ऐसे 3 रॉक एडिक्ट्स हैं जहां पे अशोक ने खुद के भी नाम लिखवाए हैं। वो रॉक एडिक्ट्स कौन कौन सा है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है पिलर इंस्क्रिप्शन। सिर्फ रॉक्स पे नहीं, उसने अशोक ने पिलर्स पे भी अपने मैसेजेस इनग्रेव करवाया, मतलब इंस्क्रिप्ट करवाया। इसके बारे में देखेंगे। आप स्टार्ट करते हैं यहां से कि स्टोरी कहां स्टार्ट होती है हमारी, कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स कैसे स्टार्ट हुआ। अशोक का 3 एज था, मैंने आपको पहले बताया था कि एक था उसका काम अशोक, ठीक है, दूसरा था वो चंद अशोक, उसके बाद था धम्म अशोक। अब समझो, जब वो पावर में नहीं आया था, मतलब जब वो अपने सत्ता में को हासिल नहीं किया था, तब तक वो काम अशोक था। ही वॉज जस्ट एंजॉयिंग हिज प्लेजरस लाइफ। जब वो सत्ता में आ गया, मतलब जब उसके हाथ में साम्राज्य आ गया, उसके बाद वो बन गया चंद अशोक। चंद अशोक मतलब क्या था कि उसने ये सोचा कि अगर अंपायर बिल्डिंग करना है, दैट कैन ओनली बी हैपन बाय द पावर ऑफ स्वॉर्ड। सिर्फ तलवार ही डिसाइड करेगी कि आपका अंपायर बिल्डिंग कितना अच्छा हो सकता है या कितना बड़ा। फिर उसके बाद क्या होता है कि एट सर्टेन एज 261 बीसी में क्या होता है, वो कलिंग पे आक्रमण करता है। कलिंग ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे आक्रमण करता है। उसके बाद इसको इधर, एक्चुअली इसको साउथ इंडिया जाना होता है, तो ये एक बैरियर बन रहा होता है, ठीक है। तो कलिंग पे आक्रमण करता है। तो उसके बाद कलिंग पे लगभग 1.5 लाख लोगों की हत्या हो जाती है, मतलब अशोकन साइड से भी, और जो इसके सैनिक लोग थे, और जहां पे जो कलिंग के रीजन के जो सैनिक थे उन सभी के लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग मारे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसका हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होता है मतलब इन द सेंस कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो इतने सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स या माइनर रॉक एडिक्ट्स या कोई भी जो एडिक्ट्स है, मैक्सिमम आपको कब देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे ये जब बौद्ध धर्म अपना लेता है तब, ठीक है। आपको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 2 अलग से 15 और 16 उसने क्या लिख किया है कि उसमें कलिंग में जो युद्ध लड़ा था ना, उसके बारे में उसने लिखा है। उसने ऐसा लिखा है, बताया है कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं ये कहना चाहते हैं। और वी शुड हैव अ रिलीजियस टॉलरेंस अमंग अस, मतलब वो ये सारे इंस्क्रिप्शंस में अपने बातों को रखना चाहता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको कि आखिरकार ये इंस्क्रिप्शंस या फिर अभिलेख जो भी है, इसकी स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था कि 14 टोटल मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, उसको वो 10 स्थान पे रखता है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर उसके जो अंपायर है उसमें 10 प्लेसेस पे रखता है वो अपने इस 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स को। कहां कहां रखता है? कलसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जगौड़ा, जीरागुड़ी, सन्नति, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी और कांधार। ये आपको सारे 10 के 10 नाम याद रखने हैं। इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? कलसी आज के उत्तराखंड वाले रीजन में है, गिरनार यहाँ गुजरात वाले रीजन में है, सोपारा महाराष्ट्र वाले रीजन में है, ठीक है। तो धौली यहाँ वाले हमारे कलिंग वाले रीजन में है। तो आपको ये याद रखना है, समझ में आ गया ना? ये सब चीजें आपको याद रखना है। ये 10 के 10 प्लेसेस का नाम आपको याद रखना है। फिर आते हैं हमारे माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स समझो, यहाँ पे क्या था। यहाँ पे अशोक ने गेम खेलता है, क्या करता है, उसने कांधार देख रहे हो यहाँ वाला मैप पे, देखो कांधार अफगानिस्तान वाला रीजन है। और ये जो साउथ इंडियंस है, यहाँ पे भी अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाता है। ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे लिखवाता है। अब एक बात समझो, यहाँ जो साउथ इंडिया में है ना, तब तक द्रविडियन लैंग्वेज या द्रविडियन स्क्रिप्ट जो थी और तमिल लैंग्वेज, ये सब डेवलप हो चुका था। यहाँ पे भी अपना यूनानियों का लैंग्वेज जो था, अपना यूनानी ग्रीक लैंग्वेज और अरामिक लैंग्वेज, ये सब डेवलप हो चुके थे। लेकिन पाटलिपुत्र यहाँ पे है। ये जब यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखवाता है ना,
तो इनके खुद के लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखवाता है, यूनानी अरामिक लैंग्वेज में, ठीक है, बाईलैंग्वेज था वहां पे। लेकिन जब पाटलिपुत्र से यहां पे जब इंस्क्रिप्शन लिखवाता है ना, तो ये अपने प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करता है? लैंग्वेज का बहुत बड़ा गेम खेल रहा था अशोक। यहां पे पता है कि अगर रिवॉल्ट हो गया ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम तो यहाँ पे हो मेरे बगल में, मैं तो तुम्हें अपने अधीन ले ही लूंगा, ठीक है। ये था साउथ इंडियंस को वो कंट्रोल करना चाहता था, समझ में आ गया ना, साउथ इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका साम्राज्य ये सारे जगह हो चुका है, साउथ इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो द्रविडियन लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज ना यूज करके खुद का जो उसका प्राकृत लैंग्वेज है वो यूज करता है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट जगह है ना, मतलब थ्रू आउट द इंडिया, वो अलग अलग स्क्रिप्ट, अलग अलग लैंग्वेज यूज करता है एज पर देयर कन्वीनियंस, ताकि वहां के लोकल लोग जो है रिवॉल्ट ना करते। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। ये मैं आपको बताता हूं 10 जगह कौन कौन सा है, कहां कहां है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। देखो कलसी कहां पे है? कलसी यहाँ पे इस वाले रीजन में, यूपी के नॉर्थ साइड में जो उत्तराखंड वाला रीजन है वहां पे। गिरनार कहां पे है? गिरनार इज समवेयर ओवर हियर। मैं जो सर मार्क करते जा रहा हूं वो देखते रहो, आपको मैप पर्सपेक्टिव से पढ़ते जाना है। सोपारा कहां पे है? सोपारा यहाँ महाराष्ट्र रीजन में, ठीक है। तो ये सब जो है, सोपारा जो था उस समय का इंपॉर्टेंट एक पोर्ट था, तो आप मैप पर्सपेक्टिव से याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। फिर देखो धौली, जगौड़ा और सन्नति, धौली, जगौड़ा और सन्नति ये कहां पे है? ये कलिंग वाले रीजन में। सन्नति आपको 2 बार मिलेगा, एक तो सन्नति वो है जो कि इंस्क्रिप्शन लिखवाता है हमारा अशोक वहां पे कलिंग में कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। दूसरा सन्नति आपको एक और मिलेगा यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन में। तो एक्चुअली सन्नति जो है कर्नाटक वाले रीजन में है, लेकिन आपको याद रखना है कि धौली, जगौड़ा और सन्नति ये यहाँ पे भी पाया जाता है कलिंग वाले रीजन में। फिर आता है मानसेरा। मानसेरा देखो यहाँ पे पाकिस्तान वाले रीजन में आज के, ठीक है। फिर शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी समवेयर ओवर हियर, वो भी इसी रीजन में है। और कांधार आता है। कांधार कहाँ है? तो आज के अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो आपको ऐसे मैप के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि कौन कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट्स कहां कहां है इंस्क्राइब्ड, ठीक है। अब देखो जो मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं रॉक का एडिक्ट, ये क्या है कि एक्चुअली गिरनार का है। गिरनार में ये जो दिल्ली म्यूजियम में लाकर रख दिया गया है, तो दिल्ली म्यूजियम में आधा हाफ रॉक कट एडिक्ट है और दूसरा आधा जो है अभी भी गिरनार में, ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं ना इस पे जो भी उसके मैसेजेस, ये सारे यहाँ पे बोर्ड्स में इसने सरकार ने लिखवा दिया है, ताकि जो पीपल वहां पे आए, कॉमन मैन, वह यहाँ पे देख सके कि अशोक ने क्या क्या लिखवाया है, ठीक है। अब समझो मैक्सिमम जगह पे ये ऐसे लिखवाता था, ये ऐसे, ठीक है, प्रियदर्शी ये चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन सिर्फ 3 जगह ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहां पे अशोक ने खुद के नाम लिखवाए हैं कि अशोक ये चाहता है या फिर अशोक ये कहना चाहता है। एक तो गुर्जरा एमपी वाला रीजन में है, मस्की और नित्तूर ये दोनों कर्नाटक में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्लेसेस वेयर अशोक हैज इंस्क्राइब्ड देयर ओन नेम इंस्टीड ऑफ his name that is called as प्रियदर्शी एंड देवम प्रेयसी, ठीक है। तो इसके अलावा कौन कौन से हो जाएंगे? गुर्जरा, मस्की और नित्तूर, ठीक है। ये 3 जगह याद रखिएगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं। गिरनार ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉक कट एडिक्ट। गिरनार इसमें क्या है कि इसमें ये कहां है एक्चुअली? तो जूनागढ़ के पास है। जूनागढ़ कहां है? गुजरात में। इसमें 3 शासक लिखवाता है, एक तो अशोक लिखवाता है, अशोक के बाद फिर रुद्रदामन लिखवाता है, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त लिखवाता है। अशोक कौन था? तो मौर्य समाज का ये था, प्रतापी राजा था। रुद्रदामन कौन था? तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये इस वाले वेस्टर्न रीजन का ये शासक हुआ करता था। कौन? रुद्रदामन। पोस्ट मौर्यन एज में, जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया था, उसके बाद रुद्रदामन आया था। नेक्स्ट आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त शासक का था, गुप्त शासन का एक राजा था। अब समझो अशोक ने क्या लिखवाया। अशोक ने लिखवाया अबाउट कि 300 BCE के आसपास में गिरनार के पास में सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया है मैंने। अशोक ने ऐसा कहा। क्या कहा? कि 300 BCE के आसपास में मैंने सुदर्शन लेक का निर्माण करवाया। रुद्रदामन ने क्या कहा कि ये जो लेक का निर्माण करवाया है ना, ये अशोक ने नहीं, एक्चुअली पुष्यगुप्त ने करवाया था। पुष्यगुप्त कौन था? तो अशोक का ही एक ऑफिशियल था जो वहां पे वायसराय बन के रहता था, ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में। रुद्रदामन का हो गया। अब देखो ये आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कहता है कि जो लेक बनवाया गया था ना, वो अभी भी मतलब मेरे शासनकाल में 400 CE तक जल की आपूर्ति करने में सक्षम है। अब आप समझने की कोशिश करो, 300 BCE में ये बना और 400 CE की बात कर रहा है ये स्कंदगुप्त।
तो लगभग 700 सालों तक इतना वाटर रिटेंशन इसकी कैपेसिटी थी और इतना अच्छा वहां पे रिजर्व सिस्टम था, मतलब लेक का, कि वहां पे 700 साल से भी अधिक तक पानी की उपलब्धता बरकरार रही। तो वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि एंशिएंट हिस्ट्री हमें सिखाती क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि आईवीसी में हमने देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि वहां की वाटर रिजर्वर की कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। आपने देखा होगा कि एक टनल से दूसरा टनल को मिला दिया गया था, फेमाइन कंडीशन में क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें वहां से हमने सीखा था। ठीक है, तो इन चीजों से आपको ये भी पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, और एग्जाम्स में अगर मेंस में आपको पूछा आता है तो ये सारी चीजें आपको वहां पे लिख के आना है। क्लियर है? अब देखो लिटरेरी सोर्सेज जो अवेलेबल उस समय क्या क्या पता चलता है। एक तो रुद्रदामन वाले से पता चलता है, क्या गिरनार रॉक जो है उसका इंस्क्राइब्ड रुद्रदामन, उसमें क्या है कि पश्चिम क्षेत्र का जो शासक था ना, उसने लिखवाया था, रुद्रदामन ने लिखवाया था इस चीज को। किसको? जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन को। और क्या है कि उसमें यह समझाया गया कि ईरान और ग्रीक, ठीक है, ईरान और ग्रीक के बीच में समझौते की बात कही गई। उसमें ऐसा कोई समझौता था जिसमें ईरान और ग्रीक के बीच में हुआ था। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि अशोक ने स्थापना की है श्रीनगर की। ये पता कैसे चलता है? तो कलहन ने राजतरंगिणी में लिखा यह है कि कश्मीर जो है, कश्मीर मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और श्रीनगर की स्थापना किसने करवा दी थी? अशोक ने करवा दी थी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर अशोक के बारे में पूछा जाए तो अशोक के श्रीनगर की स्थापना किसने करा दी है? तो डेट वाज द पर्सन, इसका नाम था अशोक। ठीक है, अब देखो मेजर रॉक कट एडिक्ट अगर आप देखना चाहोगे सेकेंड नंबर, तो उसमें क्या है, ये देखो मैप से, ये देख रहे हो आप, सत्यपुत्र, नीचे केरलापुत्र, ये पांड्यास और चोला। मेजर रॉक कट एडिक्ट 2 में क्या कहता है? पाटलिपुत्र में बैठा अशोक, ये इनकी चर्चा करता है। ठीक है, कि ये यहां पे किंग्स हुआ करते थे, और ये मानता भी है पाटलिपुत्र में बैठा अशोक जो है कि पांड्यास जो थे वो हमारे अधीन नहीं थे। क्लियर है कि पांड्या हमारे अधीन नहीं थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मेजर रॉक कट एडिक्ट 2 किसकी बात करता है, तो दक्षिण भारत के राजाओं की बात करता है। उसके अलावा कुछ चर्चा हमें 13 में भी मिलती है। ठीक है, मेजर रॉक कट एडिक्ट 13 में भी इसकी कुछ चर्चा मिलती है। किसकी? जो दक्षिण भारत के जो राजा हुआ करते थे उनके बारे में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मेजर रॉक कट एडिक्ट 2। ठीक है, इसमें हमें एक और इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है कि अशोक जो है ना, ये कहता है कि वी शुड हैव अ रिलीजियस टॉलरेंस बिटवीन अस। अब देखो अमंग अस, रिलीजियस टॉलरेंस की बात क्यों करता है अशोक? क्योंकि वो बन चुका था धम्म अशोक, लेकिन उसका एम्बिशन अभी भी यही था कि मुझे थ्रू आउट द जो इंडिया का जो रीजन है उसमें मुझे शासन करना है या फैलाना है साम्राज्य को। 62 से भी अधिक उस समय सेक्ट संप्रदाय हुआ करते थे। और अगर एक बात समझो आप, अगर 62 संप्रदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहा तो अशोक के बीच के साम्राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसका साम्राज्य जो अंपायर बिल्डिंग है उसमें वो बाधा, बैरियर बन के सामने आ जाएगा। इसलिए अशोक ऐसा क्या करता है कि आप सभी के बीच में धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए, ऐसा वो अपने उसमें इंस्क्रिप्शंस में लिखवाता है। क्लियर है? अब देखो मेजर रॉक एडिक्ट 2 तो हो गया। अब देखो 13 में क्या है? 13 में ये कहता है कि विदेशी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है। वैसा उसने क्या कहा है अशोक ने। अब उसमें 3-4 विदेशी लोगों की बात करता है। कौन कौन सा है? एंटियोकस सेकंड, जो सेल्यूकस निकेटर आपको याद होगा तो, ठीक है, जिसकी बेटी थी हेलेना, तो जिससे शादी हो जाता है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो सेल्यूकस निकेटर का जो ग्रैंडसन था एंटियोकस सेकंड, उसकी चर्चा होती है। मैसेडोनिया या मकदूनिया का एंटीगनस है, उसकी चर्चा होती है। सीरिया का मेगस है, उसके बाद एपरस का अलेक्जेंडर है। इन सभी की चर्चा में कहां मिलती है? मेजर रॉक कट एडिक्ट 13 में। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है @ 261 BCE। 261 BCE में हुआ था कलिंग युद्ध, उसकी भी चर्चा मिलती है यहां पे। क्लियर है? जो मैंने आपको मैप से समझाया था कि कौन कौन सा कहां कहां है ये स्थान। ये कलसी कहां? तो आज के यूपी वाले रीजन में, उत्तराखंड में था। मानसेरा कहां पे है? तो यही पाकिस्तान में था। ठीक है, ये पाकिस्तान वाले रीजन में, हिजरत जिले में पाकिस्तान के। सन्नति कहां था? आज के कर्नाटक वाले रीजन में, जो मैंने बताया था यहां पे आपको था। यहां पे कलिंग में भी था। उसके बाद देखो कंधार कहां? तो कंधार वाज समवेयर ओवर हियर, अफगानिस्तान वाले रीजन में था। ठीक है, यहां पे कंधार में इंपॉर्टेंट बात इसलिए हमारे लिए क्योंकि यहां पे बाइलिंगुअल यूज किया गया है इंस्क्रिप्शन, मतलब आरामिक में और ग्रीक में। ठीक है, दोनों में यूज किया गया। नेक्स्ट है साहबगढ़ी। साहबगढ़ी कहां था? ये भी आज के पाकिस्तान वाले रीजन में ही है। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान वाले रीजन में ही है। नेक्स्ट येरागुड़ी। येरागुड़ी कहां है? तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, येरागुड़ी में आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। नेक्स्ट आता है सोपारा। सोपारा समवेयर ओवर हियर, महाराष्ट्र में।
ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट था। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था एक। अब देखो, धौली, जगौड़ा और सन्नति, मैंने आपको बताया था कि कलिंग वाले रीजन में था धौली, जगौड़ा और सन्नति, तीनों का तीनों। यहाँ पे क्या है कि उसमें धौली, जगौड़ा और सन्नति में कलिंग में क्या लिख पाता है वो अशोक, कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, मैं उतना बुरा इंसान नहीं हूं, ऐसे कुछ चीजें लिखवाना चाहता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद प्रियदर्शी ये कहना चाहते हैं समथिंग लाइक दैट। उसके बाद वो ये बताता है कि मेरे द्वारा पारित किए गए बहुत से आदेश यहाँ पे इस राज्य में ना लगाए जाए। कहां पे? कलिंग वाले रीजन में, यहाँ पे कलिंग वाले रीजन में ना लगाया जाए। क्लियर है? तो आपका रॉक एडिक्ट्स खत्म हो गया है। अब देखते हैं पिलर एडिक्ट्स, पिलर इंस्क्रिप्शन कौन कौन से। एक तो है इलाहाबाद, इलाहाबाद कौसंबी। कौसंबी आपको याद होगा तो वत्स का कैप्टन हुआ करता था। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? पिलर इंस्क्रिप्शन। पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब ये जो इमेजेस देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे जो पिलर पे लिखवा दिया समथिंग लाइक ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब इस इलाहाबाद और कौसंबी पिलर इंस्क्रिप्शंस को हम क्वींस एडिक्ट भी कहते हैं। क्वींस एडिक्ट क्यों कहते हैं? कि आपको याद होगा कि जो बोधि वृक्ष जला दी थी, मतलब खत्म कर दी थी, उसकी एक जो पत्नी थी अशोक की, उसके बारे में भी चर्चा मिलती है क्वींस एडिक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अशोक ने, से फॉर एग्जांपल दिस इज द एडिक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दिस इज द एडिक्ट। अब इस पे क्या हुआ है कि समुद्रगुप्त, पहले अशोक ने लिखवा दिया इस पे। ठीक है, अशोक के बाद एक शासक आया समुद्रगुप्त, उसने लिखवा दिया। उसके बाद अकबर आया, उसने लिखवा दिया। उसके बाद जहांगीर आया, उसने लिखवा दिया। उसके बाद जो लोकल रूलर्स थे उसने भी यहाँ पे अपने बारे में लिखवा दिया। तो एक रॉक कट या एक जो है पिलर इंस्क्रिप्शन आपको देख रहे हैं 6 डायनेस्टीज के बारे में या 6+ डायनेस्टीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इसलिए आपको ये एंशिएंट हिस्ट्री में पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखो, ये तो समझ में आपको आ गया किसके बारे में, इलाहाबाद कौसंबी इंस्क्रिप्शन। ये मुगल था, जो कि वहां से, मुगल में कौन शासक था? मुगल में जहांगीर था। उसके बाद दूसरा एक और मुगल शासक आएगा, उसका नहीं, उसका तुगलक आएगा। उसके बाद क्या नाम होगा उसका? फिरोज शाह तुगलक। वो दिल्ली मेरठ और दिल्ली तोपारा जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन, वो तोपारा से दिल्ली वाले इलाके में लेके चला आएगा, मेरठ से। समझ में आ रहा है ना, दिल्ली में लेके चला आएगा इसको, इसलिए इसको दिल्ली तोपारा या दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हु वाज द पर्सन हु ब्रॉट द पिलर इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम तोपारा टू दिल्ली, दैट वाज द फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद देखो रामपूर्व, लौरिया राज या फिर लौरिया नंदन राज। देख रहे हो आप, लौरिया नंदन राज का है, ये लौरिया राज का है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी क्या मिलती है कि ये एक्चुअली बिहार वाले इलाकों में, इसमें खास बात क्या थी कि इसके ऊपर ना जानवर बनाए गए थे। ठीक है, कहीं 1, कहीं 2, कभी 3, कभी 4, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें इसके बाद जो लिया गया है सारनाथ से, आपको सारनाथ पता होगा, तो अभी वाराणसी वाले इलाके में है। तो उसमें सारनाथ वाले पिलर इंस्क्रिप्शन में ना धम्म महामंता के बारे में लिखा गया है। अब धम्म महामंता कौन थे? तो जब अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है, तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या होता है कि वो धम्म महामंता को भेजा करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, ताकि अब जाके तुम धर्म का प्रचार करो। समझ में आ रहा है? तो उसी में सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन में एक पिलर है जहां पे एक पिलर पे 4 शेर है। ठीक है, जिसपे हमें 3 तो दिख जाता है, चौथा नहीं दिखता है। तो 4 शेर वाला स्तंभ को क्या हमने मान लिया आज अभी के मतलब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। क्लियर है ना? अब देखो, एक आता है निगाली सागर इंस्क्रिप्शन, वो आज के नेपाल वाले रीजन में है। ठीक है, आज के नेपाल वाले रीजन में यहाँ पे। ठीक है, इसमें इस इंपॉर्टेंट किस लिए हमारे लिए, क्योंकि इसमें ना कनक मुनि की चर्चा की गई निगाली सागर इंस्क्रिप्शन में। अब कनक मुनि कौन था? तो आपको याद होगा कि जो महावीर थे, महावीर गौतम बुद्ध जिनका नाम था, तो महावीर के पहले 6 और बुद्ध आए थे, मतलब बुद्ध के पहले 6 और बुद्ध आए थे। तो उन 6 और बुद्धा में से एक बुद्ध था कनक मुनि, आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था। अब देखो नेक्स्ट आता है रुम्मन दैया लुम्बनी पिलर इंस्क्रिप्शन। ये क्या है? ये आज के नेपाल वाले रीजन में है। इसलिए ये हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो रुम्मन दैया लुम्बनी का है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए अशोक ने लुम्बिनी में एक पिलर बना दिया। ठीक है, और यहां पे पिलर इंस्क्रिप्शन में ये लिखवा दिया कि इस रीजन से कोई भी मौर्यन ऑफिशियल टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे ऐसे इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब जो आपने अभी तक देखा है कि अशोक ने ये लिखवा दिया, अशोक ने वो लिखवा दिया, वो लिखा हुआ कैसे होता था सो समझो आप। ठीक है, एग्जाम्पल समझाता हूं आपको 5th पिलर इंस्क्रिप्शन से। अशोक के 5वें शिलालेख में ऐसा कहा जाता है,
अशोक के 5वें शिलालेख में पशु बलि के निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। सॉरी, कैसे है? यहां कोई जीव मारकर बलि ना दिया जाए और ना कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी, अशोक है यही, ऐसे लिखा था, पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। क्लियर है? इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है अशोक का, ऐसे लिखा जाता था कि प्रियदर्शी के पाकशाले में या समथिंग लाइक दैट। इसके बाद तो वो डिस्क्राइब कर रखा है इसको 5वें स्तंभ लेख में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आप कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। अब पश्चिम भारत में कौन था? चंद्रगुप्त के बाद आया था जो स्कंदगुप्त था हमारा। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक था। ठीक है, इसमें क्या है? कलिंग का शिलालेख, अशोक का शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ये बताता है। देखो रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन का जो शिलालेख है वो ये बताता है कि चंद्रगुप्त का जो मौर्य का जो शासनकाल था ना, वो वेस्टर्न शतरप में भी बहुत ज्यादा फैला हुआ था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। सोपारा में तो था नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम की चर्चा है? अब देखो कौन कौन से है। एक तो गुर्जरा है, दूसरा मस्की है, तीसरा नित्तूर है। कौन कौन सा है? नित्तूर। देख रहे हो, गुर्जरा, मस्की और नित्तूर। गुर्जरा कहां पे है? एमपी वाले रीजन में है। मस्की और नित्तूर कहां पे है? तो मस्की और नित्तूर है हमारे कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें ऑप्शन? कलसी नहीं है, रुमनदेही नहीं है, विशिष्ट कलिंग राजादेश नहीं है, मस्की ऑप्शन डी सही। क्लियर है? तो गुर्जरा, मस्की और नित्तूर ये तीनों जो है उसमें अशोक का स्वयं का नाम लिखा हुआ है। अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख क्या संबंधित है? रुमनदेही आपको याद होगा, मैंने अभी भी पढ़ाया था आपको। तो रुमनदेही या लुम्बिनी अभिलेख में उसने क्या किया था अशोक ने कि बुद्ध के जन्म को कोमामेरेट करने के लिए वो वहां पे पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया था और लिखवाया क्या था कि यहां पे कोई भी मॉडर्न ऑफिशियल टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। बुद्ध के जन्म से बिल्कुल सही है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से नहीं है, बुद्ध के उपदेश से नहीं है, बुद्ध के शारीरिक त्याग से ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। किससे प्रमाणित होगा? गुजरात ये जो था ना रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सेम चीज यही कहना चाहता है कि वेस्टर्न रीजन तक उसका मौर्य साम्राज्य शामिल था। ठीक है, ग्रीक विवरण से नहीं होता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख ये सही है, जैन परंपरा से भी नहीं पता चलता है, अशोक के स्तंभ सेकंड से भी पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ किसने बनाया था? अशोक ने बनवाया था। वेरी सिंपल। हर्षवर्धन ने नहीं, अशोक ने सही है। गौतम बुद्ध ने नहीं है, कनिष्क ने नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम लिखित हुआ है? तो अब देखो कौन कौन सा है। गुर्जरा, मस्की, नित्तूर। गुर्जरा में है, अरारौर में नहीं है, ब्रह्मगिरी में भी नहीं है, सारनाथ में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कलसी प्रसिद्ध है। अब देखो कलसी कहां पे? उत्तराखंड में है। वो किस लिए प्रसिद्ध है? नहीं, हाँ कलसी उत्तराखंड में। वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पे मौर्यन डायनेस्टी फैला हुआ था उस एरिया तक। बुद्ध चैत्य होती और फारसी सिक्कों के कारण ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। अशोक की शिलालेख के कारण ऑप्शन नंबर सी, गुप्त मंदिरों हेतु ये भी नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिलती है? उत्तराखंड में कहां मिलती है? कलसी में है। नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, कलसी। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही है। नेक्स्ट, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? किसमें किसमें करता है? एक तो सेकेंड में, दूसरा 13th में। तो तृतीय मुख्य अभिलेख में नहीं है, द्वितीय मुख्य अभिलेख में है, नवा मुख्य अभिलेख में नहीं है, प्रथम स्तंभ अभिलेख में भी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? अशोक का नाम किसमें उल्लिखित है?
मैंने बताया था ना आपको, गुर्जरा, मस्की, नित्तूर। भ्राभृ अभिलेख नहीं है, 13वां अभिलेख नहीं है, रुमनदेह स्तंभ शिलालेख नहीं है, मस्की का लघु शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलो, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन किसमें होता है? 10, 11, 12, 13, 13 में। 1 में नहीं है, 2nd में नहीं है, 3rd में भी नहीं है, 13th में हो जाएगा। तो जो कलिंग पे विजय किया था उसकी अभिलेख किसमें मिलती है? हमें 13th में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख पाया जाता है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जुड़ागढ़ अभिलेख है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नागरिक प्रशस्ति नहीं है, खारवेल का हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ये भी नहीं है, उपरोक्त में से किसी में नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम लिखित है कहां स्थित है? गुर्जरा कहां पे आपको याद होगा तो एमपी वाले रीजन में है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नहीं, एमपी के दातिया जिले में है, राजस्थान के जयपुर जिले में नहीं है, बिहार के चंपारण जिले में भी ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये था 5th नंबर ना, बताया था ना, इतना बड़ा इंस्क्रिप्शन आपको पढ़ के याद है? इतना बड़ा इंस्क्रिप्शन आपको पढ़ के पढ़ाया था अभी, ये जो 5th वाला था अशोक के 5वें शिलालेख में। ठीक है, तो ये बताना चाहता है कि पशु के बलि पे रोक लगना चाहिए या फिर पशु का बलि नहीं देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये नहीं हो जाएगा, 5 तो हो जाएगा, 9th भी नहीं है और 11th भी नहीं। ठीक है, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे पता चलता है? 13th नंबर से, 13वें शिलालेख से नहीं। हाँ बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट, रुमनदेह स्तंभ अभिलेख से नहीं है, वेन्सांग के विवरण द्वारा नहीं है, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।